जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का देवघर आईएएस एकेडमी के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर डीएनए के स्पेशल सेशन में। दोस्तों आज हम बात करेंगे कुछ नई खबरों की जो हमारे द इंडियन एक्सप्रेस और द हिंदू की हेडलाइंस रही हैं और उनको देखेंगे यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे लिए क्या चीज इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहली न्यूज के साथ। सबसे पहली न्यूज जो आज आप देखेंगे तो वो देखिए बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है, एक वो केरला से निकल के आती है और हमें दो स्कीम्स के बारे में बताती है। एक स्कीम का नाम है पीएम श्री स्कीम और दूसरी स्कीम है समग्र शिक्षा अभियान। ये दोनों ही स्कीम सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू शुरू की गई थी और इन दोनों का ही मकसद इंडिया में एक होलिस्टिक एजुकेशन सिस्टम को लागू करने की तरफ था। अब यहीं पर कुछ डिस्प्यूट्स, कुछ इश्यूज यहां पर हुए हैं जिनकी बात आज के इस वीडियो में करेंगे। अभी हुआ यह है दोस्तों कि व्हाई केरला विल टेक सेंटर टू द सुप्रीम कोर्ट। अभी केरला के साथ कुछ इशू हुआ है जिसकी वजह से केरला ने सेंट्रल गवर्नमेंट को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी। हुआ क्या है मैं आपको ब्रीफ में बताता हूं पूरी स्टोरी और उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट टाइप्स मैं आपको बताऊं। हुआ यह है दोस्तों कि अभी करीब करीब 1500 करोड़ यानी 1500 करोड़ का फंड जो सेंट्रल गवर्नमेंट से केरला गवर्नमेंट को जाना था वो सेंट्रल गवर्नमेंट ने रोक दिया है। सेंट्रल गवर्नमेंट ने कहा कि भाई उसको रोके जाने के कई सारे रीजन हैं, लेकिन केरला गवर्नमेंट ने एक आरोप लगाया है, एक ब्लेम किया है। केरला गवर्नमेंट ने कहा है कि हम अपने यहां यानी केरल में प्रधानमंत्री श्री योजना, ये पीएम श्री योजना ये शुरू नहीं कर रहे हैं और इसी बात से खिसियाकर केंद्र सरकार ने हमें हमारे एजुकेशन का 1500 करोड़ का बजट नहीं दिया है। यह आरोप लगाया है केरला गवर्नमेंट ने। तो आज के इस वीडियो में हम यही पढ़ेंगे कि आखिरकार केरला में पीएम श्री को लागू क्यों नहीं किया गया, आखिर ये पीएम श्री है क्या और समग्र शिक्षा अभियान का नाम क्यों आया। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस पहली न्यूज के साथ। अगर आप देखेंगे दोस्तों तो यहां पर पीएम श्री स्कीम के बारे में 3-4 बातें आप समझिएगा। सबसे पहला, पीएम श्री स्कूल के माध्यम से पूरे देश भर में सरकार करीब 14,500 मॉडल इंस्टीट्यूशन तैयार करने की बात कर रही है। इसके लिए डिफरेंट स्कूलों को कई पैरामीटर्स पर जांच कर चुना जाएगा और उन चुनने के बाद उन स्कूलों को कुछ फंडिंग दी जाएगी और उनको कुछ विशेष टारगेट्स पूरे करने के लिए कुछ उनको लक्ष्य भी दिए जाएंगे। अभी तक की बात करें तो कुल मिला के 12,400 स्कूल सिलेक्ट कर लिए गए हैं जो देश भर की 670 डिस्ट्रिक्ट्स में अवेलेबल है। लेकिन यह स्कीम 3 राज्यों में अभी भी लागू नहीं है। वो कौन कौन से हैं? एक तो है हमारा केरला, एक है तमिलनाडु और एक है वेस्ट बंगाल। ये 3 राज्यों में अभी भी जो है ये स्कीम लागू नहीं है, इन 3 राज्यों में। ठीक है, इन तीनों राज्यों में नहीं, जो केंद्र सरकार के साथ एमओयू है, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग है, ये साइन नहीं किया है और इसी वजह से ये जो पीएम श्री स्कीम है वो यहां पर लागू नहीं की गई है। आपको बता दें कि पीएम श्री स्कूल जो स्कीम्स हैं ये नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के अंतर्गत ही शुरू की गई हैं। जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 में सरकार ने तैयार की थी, उस नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में बहुत सारे टारगेट्स शुरू किए गए थे, कुछ अचीवमेंट्स के लिए गोल रखे गए थे। उन गोल्स को पूरा करने के लिए ही ऐसी स्कीम्स दोस्तों सरकार ने शुरू की है। अब सबसे पहला सवाल यही है कि केरला गवर्नमेंट ने ये एमओयू साइन आखिरकार क्यों नहीं किया है? क्यों केरला गवर्नमेंट अपने यहां पीएम श्री को लागू करना नहीं चाहती है? तो सुनिए इसकी बात। मैंने अभी आपको बताया कि पीएम श्री स्कीम जो है वो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के अंतर्गत शुरू की गई है। अब केरला गवर्नमेंट के साथ ही साथ बहुत सारे ऐसे लोग हैं, बहुत सारी ऐसी संस्थाएं हैं जो सरकार पर यह आरोप लगा रही हैं कि वो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी से एजुकेशन सिस्टम को सुधारना नहीं चाहते, बल्कि देश की शिक्षा व्यवस्था का भगवाकरण करना चाहते हैं, यानी वो हिंदू शिक्षा प्रणाली को लागू करना चाहते हैं। ऐसा कई संस्थाएं कहती हैं, कई सरकारें कहती हैं और केरला गवर्नमेंट भी यही मानती है। केरला गवर्नमेंट का यही मानना है कि सरकार नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को लागू कर देश का जो भाईचारा है उसे खराब करना चाहती है और देश की जो हमारी एजुकेशन सिस्टम है, जो हमारी शिक्षा व्यवस्था है, उसका भगवाकरण करना चाहती है, उसका जो है वो सेफ्रनाइजेशन करना चाहती है। और इसी वजह से नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के तहत कोई भी जो कदम उठाती है उसको केरला या बाकी ऐसा मानने वाली गवर्नमेंट अपने यहां लागू नहीं करते हैं। इसके साथ साथ एक बात और भी है,
केरला गवर्नमेंट कहता है कि भाई पीएम श्री स्कूलों के द्वारा क्या करना चाह रही है सरकार, स्मार्ट क्लासेस ही तो लागू करना चाह रही है। स्कूलों में स्मार्ट क्लासेस हो, होलिस्टिक एनवायरनमेंट हो और तमाम तरह की एक्टिविटीज हो, यही तो करना चाह रही है सरकार। तो केरला गवर्नमेंट कह रही है कि हमारे यहां तो पहले से ही 40,000 स्मार्ट क्लासेस चल रही हैं। हमारे केरला के स्कूलों में ऑलरेडी 40,000 स्मार्ट क्लासेस चल रही हैं। तो जब वो स्मार्ट क्लासेस चल रही हैं, उसी काम पर फिर दोबारा पैसा वेस्ट करने से क्या फायदा, वो तो हमारे यहां चल रहा है ऑलरेडी। और ये भी सरकार का ही जो समग्र शिक्षा अभियान है उसके तहत ही चल रहा है। सरकार ने, केरला गवर्नमेंट ने बोला कि हमारा जो एक क्लासरूम्स है ये भी हमारा जो है समग्र शिक्षा अभियान के तहत ही चल रहा है। और इसी अभियान के तहत जो हमें 1500 करोड़ रुपए मिलने वाले थे वही सरकार ने रोक दिए हैं, वो सरकार हमें नहीं दे रही है। और उसका आरोप यह लगाया कि हमने क्योंकि पीएम श्री को शुरू नहीं किया, इस वजह से 1500 करोड़ रुपए वो हमारे रुक गए। अब वो रुक गए हैं तो देश में एजुकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से स्टूडेंट के लिए जो काम होने वाले थे वो बहुत सारे कामों पे इफेक्ट पड़ रहा है, बहुत सारी चीजें नहीं हो पा रही हैं। इसीलिए केरला गवर्नमेंट यहां पर सुप्रीम कोर्ट में गया है और यहां से उनसे राहत मांगी है। आइए देखते हैं यहां पर कि भाई क्या है पीएम श्री स्कूल स्कीम। इसके कुछ पॉइंट्स मैं आपको बता दूं तो ये 6 मेजर पिलर आपको याद कर लेने हैं जो पीएम श्री स्कूल के हैं। सबसे पहला, पीएम श्री स्कूल के तहत जो है वो करिकुलम में कुछ परिवर्तन किया जाएगा। स्कूल का जो करिकुलम है, ठीक है, उसमें पेडागोगी जो है और असेसमेंट जो है उसमें कुछ नई चीजें की गई हैं ताकि स्टूडेंट का जो करिकुलम है वो इजी बन सके, एंटरटेनिंग बन सके और हमारे नॉलेजेबल स्टूडेंट जो है वो बन सके। साथ में उनका असेसमेंट और पेडागोगी पर भी काम यहां पर किया जाना है। इसके अलावा मैनेजमेंट एंड गवर्नेंस, लीडरशिप, बेनिफिशियरी सेटिस्फैक्शन, ह्यूमन रिसोर्स एंड इंक्लूसिव प्रैक्टिसेस एंड इंफ्रास्ट्रक्चर एडिक्वेसी, फंक्शनैलिटी, एस्थेटिक्स एंड सेफ्टी, ये 6 पिलर हैं जो पीएम श्री स्कूल के तहत यहां पर दोस्तों स्कूलों में किए जाने हैं और इनके लिए यहां पर काम किया जा रहा है। अगर पीएम श्री स्कूल की बात करें तो पीएम श्री स्कूल के माध्यम से 14,500 स्कूल जो हैं वो यहां पर तैयार किए जाएंगे। पूरी तरीके से अगर देखें तो सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है ये। 2022 से 2027 यानी 5 वर्षों के लिए इसको तय किया गया है, 5 वर्षों के लिए इसको तैयार किया गया है। अगर यहां पर बात करें तो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के तहत यहां पर ये शुरू की गई है और टोटल जो प्रोजेक्ट कॉस्ट है इसका वो 27,360 करोड़ का है अगले 5 सालों के लिए, जिसमें से सेंटर जो है वो लगभग 60% पैसा दे रही है। 18,000 करोड़ के लगभग जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट खर्च कर रही है, बाकी सब स्टेट गवर्नमेंट यहां पर खर्च करेगा। तो ऐसी ये स्कीम है जिसके ऊपर अभी विवाद चल रहा है। अब दोस्तों यहीं पर मैं आपको समझाता हूं कि यूपीएससी प्रीलिम्स में क्या होता है। यूपीएससी प्रीलिम्स और तमाम तरह के अन्य एग्जाम्स में इसी तरह की जो स्कीम्स जो न्यूज में रही होती हैं किसी वजह से इन्हीं पर सवाल पूछ लिया जाता है। अगर समग्र शिक्षा अभियान की बात करें तो वो भी हमने भी देखा, तो समग्र शिक्षा अभियान की शुरुआत भी दोस्तों लगभग इसीलिए की गई थी। हम बात करें तो 2021 से 2026 तक का ये प्रोग्राम सेट किया गया था। ये भी ऑलमोस्ट 5 साल का प्रोग्राम है। इसके बाद बात करें तो इसमें जो फाइनेंशियल आउटले है वो बहुत ज्यादा है। 2,94,283 करोड़ रुपए का यहां पर जो है वो आउटले है, जिसमें सेंट्रल जो शेयर है वो 1,85,398 करोड़ का है। यहीं पर अगर देखें तो इसके थ्रू देखिए कितने सारे लोग फायदे लेने वाले हैं। लगभग 1.16 मिलियन स्कूल्स को फायदा होगा और लगभग उनमें पढ़ने वाले 156 मिलियन स्टूडेंट्स को फायदा होगा। इसमें क्या किया जाना है? एक्सेस टू क्वालिटी एजुकेशन विद एन इक्विटेबल एंड इंक्लूसिव क्लासरूम एनवायरनमेंट। यानी यहां भी यही है, सबके लिए एक इक्विटेबल एजुकेशन सिस्टम प्रोवाइड हो, एजुकेशन प्रोवाइड हो और बढ़िया क्लासरूम यहां पर एनवायरनमेंट प्रोवाइड हो। उसी के लिए ये स्कीम जो है वो शुरू की गई है। ग्रेटर फोकस ऑन इंपार्टिंग द स्किल्स अमंग द स्टूडेंट, यानी स्टूडेंट्स में केवल किताबी ज्ञान ना हो बल्कि उनकी स्किल्स का भी डेवलपमेंट हो। इस काम के लिए ये समग्र शिक्षा अभियान दोस्तों शुरू किया गया है, जिस पर अभी यहां पर बात हुई है केरला में सुप्रीम कोर्ट में जो बात चली है। नाउ इसके बाद दोस्तों अगली न्यूज की तरफ बढ़ेंगे। अगली न्यूज बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है। यहां पर इंडिया के एयर डिफेंस शील्ड के बारे में बात की गई है। ऑपरेशन सिंदूर भारतीय सेनाओं ने शुरू किया। ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान ने नापाक हरकत करते हुए भारतीय बहुत सारे शहरों को निशाना बनाया। हालांकि भारतीय एयर डिफेंस ने बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए उन सभी हमलों को नाकाम कर दिया। तो आज यहां पर एक आर्टिकल है इंडियन एक्सप्रेस में कि भारत के एयर डिफेंस में आखिरकार ऐसा क्या था, भारत की जो एयर डिफेंस शील्ड है उसमें आखिरकार ऐसा क्या था जिसने इतने बड़े लक्ष्य को प्राप्त किया। 15 से भी ज्यादा शहरों पर पाकिस्तान ने हमला किया था
और सेना की अगर प्रेस कॉन्फ्रेंस की बात करें तो उसमें बताया गया कि करीब करीब 400 से भी ज्यादा ड्रोन्स पाकिस्तान की तरफ से आए थे, उन सभी को मार गिराया गया। पाकिस्तान की तरफ से फतेह 1 मिसाइल को भी फायर किया गया था, जो दिल्ली के लिए फायर किया गया था, हालांकि उन मिसाइल्स को भी मार गिराया गया, यानी पाकिस्तान की कोई भी चाल कामयाब नहीं होने दी गई। इतनी बड़ी रेंज में जब हमला हुआ और उसमें से भी 0% लॉस हमारा हुआ, तो इसका मतलब हमारा एयर डिफेंस सिस्टम बहुत ही मजबूत है, स्ट्रांग है और बहुत ही बेहतरीन है। तो इस आर्टिकल में उसी की बात यहां बताई गई है कि किस तरीके से इंडियन एयर डिफेंस सिस्टम काम यहां पर कर रहा है। तो उसकी कुछ खास बातें मैं आपको आज बताऊंगा। सबसे पहले ये फोटो देखिए, ये फोटो हमारे जो एयरफोर्स का कमांड सिस्टम है उसका फोटो है। इसका पूरा नाम है ये इंटीग्रेटेड एयर कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम। इसका फोटो आया था अभी ऑपरेशन सिंदूर के बाद। यहां पे हमारे सारे ये एयरफोर्स के ऑफिसर्स हैं, पीछे आपको स्क्रीन दिख रही होगी जिस पर तमाम तरह के डेटा को देखा जा रहा है, डेटा को एनालाइज किया जा रहा है और उसके अकॉर्डिंग सारी स्ट्रेटेजी जो है बनाई जा रही है। तो दोस्तों ये जो हमारा कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम है एयरफोर्स का, इसी के द्वारा इस एयर डिफेंस सिस्टम को चलाया गया है और इसका यूज किया गया है। इस कंट्रोल एंड कमांड सिस्टम को भारत की ही एक कंपनी, ये BEL लिखा हुआ है, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, इसने बनाया है, इसने डेवलप किया है और उसी का प्रयोग करके IAF ने जो है ये बढ़िया प्रोग्राम जो है, बढ़िया एक सक्सेसफुल जो परफॉर्मेंस है वो यहां पर दी है। अब ये कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम क्या करता है दोस्तों? तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि भारत या कोई भी देश जब अपने देश की सुरक्षा बाहरी हथियारों से, बाहरी मिसाइलों से करता है, तो तमाम तरह की जानकारियों को इकट्ठा करने के लिए बहुत सारे इक्विपमेंट्स का प्रयोग करता है। चाहे वो हमारे सैटेलाइट से प्रोवाइडेड डेटा हो, चाहे वो हमारे ग्राउंड लेवल पर जो रडार लगे हुए हैं उनका डेटा हो, चाहे हमारी ग्राउंड टीम हो, चाहे हमारी टेक्निकल टीम्स हो, ये सारी सब जगहों से जो डेटा आता है उस डेटा के साथ ही हमारा जो सिस्टम है वो काम करता है। इस सभी प्रकार के डेटा को एक साथ असेंबल करना और उस डेटा के असेंबल करने के बाद उसको एनालाइज करना और उसके बाद फिर हमारा ये सिस्टम काम करता है। तो ये जो हमारा इंटीग्रेटेड एयर कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम है ये यही करता है। ये है एक ऑटोमेटेड कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम है जो क्या करता है, इंटीग्रेट करता है। कहां से? डेटा को इंटीग्रेट करता है। किससे? सभी तरह के डिफेंस एसेट से, चाहे वो हमारे ग्राउंड बेस्ड रडार हो, चाहे हमारे एयरबोर्न सेंसर्स हो, चाहे हमारे सिविलियन रडार हो, चाहे कम्युनिकेशन नोड्स हो या वेरियस कमांड एंड कंट्रोल सेंटर्स हो, उन सभी से जो डेटा मिल रहा होता है उस डेटा को ये इंटीग्रेट करता है और उसके बाद इसी के अकॉर्डिंग हमारा जो वेपन सिस्टम है वो आगे काम करते हैं। अगर इसी की हम लोग बात करें तो ये क्या करता है, इससे होता क्या है दोस्तों? इससे होता यह है कि हमारा जो रिएक्शन टाइम है वो बहुत कम हो जाता है। जब 4 जगह से हमें इंफॉर्मेशन मिल जाती है तो उसकी सटीकता की एकदम पुख्ता जांच हो जाती है कि भाई कौन सी जानकारी एकदम सटीक है। और जब जानकारी सटीक होती है तो हमारी परफॉर्मेंस, हमारा जो प्रदर्शन है वो भी जबरदस्त हो जाता है। तो एक तो क्या करता है, ये हमारा जो टाइम है वो रिड्यूस करता है, रिएक्शन टाइम को रिड्यूस करता है, इसने किया। इसके साथ साथ आप देखें तो ये क्या करता है, अर्ली डिसीजन और आइडेंटिफिकेशन भी कर लेता है। इतने सारे डेटा आपको मिल रहे हैं, रडार से मिल रहा है डेटा, डिफरेंट डिफरेंट जो IAF के कमांड सेंटर्स हैं वहां से डेटा आ रहा है, ठीक है, कम्युनिकेशन नोड से डेटा आ रहा है, सैटेलाइट से डेटा आ रहा है और भी तमाम जगहों से डेटा आ रहा है। उन सभी डेटाओं के बेसिस पर जल्दी से अपने टारगेट्स को पहचानना, उनको आइडेंटिफाई करना, डिटेक्ट करना, ट्रैक करना, ये बहुत ईजी हो जाता है। तो वही इसने यहां पर करके दिखाया है। और साथ ही साथ अगर देखें तो यहां पर देखिए इफेक्टिव जो एयर स्पेस मैनेजमेंट सिस्टम है उसका यहां पर जबरदस्त प्रदर्शन यहां पर किया है हमारे इंटीग्रेटेड एयर कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम। अब इसको भी डेटा जो मिलता है दोस्तों वो सबसे इंपॉर्टेंट कहां है और कैसे है उसकी बात करते हैं। जरा उसकी बात अगर देखेंगे तो आपको यहां पर सबसे पहले नाम दिखाई देगा द आर्मीज आकाश तीर। बहुत फेमस ये हो रहा है, अभी न्यूज में चल रहा है, अमेरिका, चाइना, हर जगह इस पर रिसर्च चल रही है कि आखिरकार भारत ने इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी कैसे डेवलप कर लिया। ठीक है, तो आकाश तीर क्या है? भारत का एक ड्रोन सिस्टम है। जबकि मैं इसे कहूंगा कि केवल ये ड्रोन नहीं है बल्कि अपने आप में ये पूरा सिस्टम है। क्यों? क्योंकि आकाश तीर क्या है? आकाश तीर दोस्तों एक ऐसा इक्विपमेंट है जो रडार से भी डेटा ले रहा है, जो सैटेलाइट से भी डेटा ले रहा है, जो डिफरेंट डिफरेंट जो एयर कमांड सिस्टम है उनसे भी डेटा ले रहा है और उन सारे डेटा को एनालाइज करके फिर अपने टारगेट को यहां पर एक खत्म कर रहा है। तो अगर भारत की बात करें तो भारत का ये पहला जो है वो AI पावर्ड एयर डिफेंस सिस्टम है जिसमें खुद का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लगा हुआ है। वो स्वयं ही निर्णय लेने की क्षमता रखता है।
वो स्वयं ही अपने टारगेट का चुनाव करना चाहता है, वो स्वयं ही ये डिसाइड करता है कि किस टारगेट को पहले उड़ाना है, किसको बाद में उड़ाना है। इस तरह के जो स्ट्रेटेजिक फैसले हैं वो हमारा ये ड्रोन सिस्टम आकाश तीर अपने आप ले रहा है। अगर टारगेट बदलना हो तो ये लॉन्च होने के बाद भी अपने टारगेट्स को बदल सकता है। अगर टारगेट में चेंज करना हो तो ये चेंज भी कर सकता है, उसकी लोकेशन चेंज करनी हो वो भी कर सकता है। कितना इंपॉर्टेंट ये रडार सिस्टम है, हमारा ड्रोन सिस्टम है आकाश तीर, उसकी बात यहां पर करी। तो कुछ इंफॉर्मेशन के बारे में, इसको 3 लोगों ने मिलकर बनाया है, डीआरडीओ, इसरो और बीईएल यानी भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, इन तीनों कंपनियों ने मिलकर इसको बनाया है। अगर बात करें तो ये रियल टाइम प्रिसीजन बेस्ड बॉर्डर डिफेंस के लिए बनाया गया है, और साथ में ये एक ब्रेक थ्रू है भारत की जो स्वदेशी तकनीक है उसमें। अगर इसके साथ बात करें तो यहां पर देखिए नो फॉरेन डिपेंडेंसी, किसी भी तरह की फॉरेन टेक्नोलॉजी का इसमें इस्तेमाल नहीं किया गया है, सब कुछ यहां पर जो है वो भारतीय तकनीक का बनाया गया है। और सबसे इंपॉर्टेंट है कि ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लेस है, यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में जो है वो अटैच है और उसका प्रयोग करके ये सारे काम करता है। इसके साथ अगर बात करें तो यहां पर देखिए ये सारे बॉर्डर्स पर है, ठीक है, वहां पर जो स्ट्राइक्स हैं उनको रोकने में काम करता है, और इंडिया की वाकई में एक टेक्नोलॉजी जो स्ट्रेंथ है उसको यहां पर शो कर रहा है। अब अगर इसके आगे बढ़ के बात करें तो भारत का जो एयर डिफेंस सिस्टम है, भारत ने उसको कई लेयर्स में बांटा हुआ है। भारत ने 4 प्रकार की लेयर्स में अपने एयर डिफेंस सिस्टम को बांटा हुआ है। यानी पहली लेयर की सुरक्षा पंक्ति है, उसके बाद फिर दूसरी है, फिर तीसरी है, फिर चौथी है। अगर कोई भी हमला होगा तो सबसे पहले चौथी लेयर की सुरक्षा व्यवस्था से लड़ेगा, अगर वो फेल हो जाती है तो तीसरी पे आएगा, अगर वो फेल हो जाती है तो दूसरी पे आएगा, वो फेल होती है तो पहली। ऐसे 4 प्रकार की 4 लेयर की जो एयर डिफेंस सिस्टम है उसी ने इतना बढ़िया प्रदर्शन किया है। आइए उसके बारे में एक बार बात करते हैं, वो क्या चीज है उसको समझ लेते हैं। देखिए ये एक यहाँ पर डायग्रामेटिक अप्रोच से मैंने दिखाया है आपको। भारत ने अपने एयर डिफेंस को जो लंबाई है, दूरी है, उसके हिसाब से 4 भागों में बांटा है। सबसे पहले ये शॉर्ट रेंज है, ठीक है, उसके बाद ये मीडियम रेंज है, उसके बाद ये लॉन्ग रेंज है, ठीक है, और साथ में यहां पर ये वेरी शॉर्ट रेंज है। तो ये 4 प्रकार से भारत ने जो है अपने लेयर्स को बांटा है, और चारों लेयर्स के लिए अलग अलग प्रकार के एयर डिफेंस सिस्टम को वहां पे लॉन्च किया है। यहां पे मैंने आपको डायग्राम दिखाया है कि किस तरीके से यहां पर भारत ने बांटा हुआ है। अब अगर हम बात करें तो जो चौथी लेयर है, जो सबसे दूरी पर है चौथी लेयर, वहां पर देखिए क्या है, वहां पर हमारे जो चौथी लेयर में है वो क्या है, लॉन्ग रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल्स हैं। लॉन्ग रेंज का मतलब S-400 जिसकी नाम चल रहा है, वो हमारे चौथे लेयर में है। यानी अगर कोई इंटर कॉन्टिनेंटल कोई मिसाइल आती है, या कोई और अन्य बड़ी मिसाइल आती है, या कोई दूर से कोई मिसाइल आती है जो काफी ऊंचाई पर भारत के आसमान में आएगी, ठीक है, अकॉर्डिंग टू 100 किलोमीटर, 300 किलोमीटर, 200 किलोमीटर, ऐसे अगर ऊंचाई पर अगर कोई मिसाइल आ रही है, इंटर कॉन्टिनेंटल कोई मिसाइल आ रही है, उसको वहीं हवा में मार गिराने के लिए हमारे पास जो है वो लॉन्ग रेंज में सरफेस टू एयर मिसाइल का सिस्टम जो है वो है, जिसमें से S-400 जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट है। उसको भारत सरकार ने लॉन्च किया हुआ है, भारतीय सेनाओं ने लॉन्च किया हुआ है, लगाया हुआ है। अगर मान लीजिए S-400 से कोई टारगेट छूट जाता है, या कुछ टारगेट ऐसे हैं जो उतनी ऊंचाई पर आ ही नहीं रहे, जो नीचे की ऊंचाई पर आ रहे हैं, जैसे ड्रोन, जैसे छोटी मिसाइलें, तो उनके लिए हमने थर्ड और सेकंड लेयर की सुरक्षा व्यवस्था की हुई है। अगर हम अपनी थर्ड लेयर की बात करें तो थर्ड लेयर में देखिए क्या है, अगर सेकंड और थर्ड लेयर की बात करें तो सेकंड लेयर में क्या है, पॉइंट एयर डिफेंस सिस्टम है, और थर्ड जो हमारी लेयर है उसमें क्या है, मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल्स हमारी रहती हैं। यानी यहां पर देखिए हम अभी इस रेंज की बात कर रहे थे, अगर यहां की बात करें तो यहां पर हमारी जो है वो बराक 8 जैसी मिसाइलें, या फिर हमारी स्पाइडर जैसी मिसाइलें, या फिर हमारे आकाश सिस्टम जैसी मिसाइलें, वो यहां पर दोस्तों रहती हैं। अगर इससे भी नीचे सेकंड लेयर की बात करें जो कि 15 से 20 किलोमीटर की रेंज में होता है, तो वहां पर भारत ने क्या किया है, वहां पर भारत ने बहुत सारी जो एरिया डिफेंस के लिए हैं, वहां पर बहुत सारी जो डिफेंस गन्स हैं उनको वहां पे भारत ने लॉन्च किया हुआ है। आपने नाम सुने होंगे भी न्यूज में, L-70 गन्स का हमने प्रयोग किया, हमने लेजर गन का प्रयोग किया, हमने ZU-23 गन्स का प्रयोग किया। ऐसी जो गन्स हैं उनको हमारी शॉर्ट रेंज के लिए, पॉइंट डिफेंस के लिए यहां पर रखा हुआ है। इसके अलावा जो हमारी बिल्कुल नीचे यानी पहली रेंज है, जो बिल्कुल फर्स्ट लेयर है, वहां के लिए हमने काउंटर ड्रोन सिस्टम बनाया हुआ है। हमने जो है वो मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम बनाया हुआ है, जिससे कंधे पर रखकर जो है वो छोटे छोटे टारगेट्स को मारा जाएगा।
यानी अगर कोई बिल्कुल निचली सतह पर ही कोई हमला कर रहा है, नीचे लेवल पर हमला कर रहा है, 3-4 किलोमीटर, 5 किलोमीटर, 10 किलोमीटर की ऊंचाई पर हमला कर रहा है, तो उसके लिए फिर हमारे ड्रोन्स हैं, हमारे ये मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम है, इनका हम प्रयोग करते हैं। इस प्रकार की ये 4 लेयर की दोस्तों सुरक्षा व्यवस्था है जिसको भारत कर रहा है, और इसको हम लोग मल्टी लेयर्ड अम्ब्रेला दोस्तों बोल देते हैं। 4 लेयर में इस प्रकार की भारतीय सुरक्षा व्यवस्था जो है वो काम कर रही है। यहां पर मैंने कुछ ग्राफिकल इमेज आपको दिखाई है। देखिए ये हमारी S-400 है, ठीक है, जो 400 किलोमीटर यानी 4th लेयर में काम करती है, ठीक है। इसके बाद हमारी बराक 8 मिसाइल है मीडियम रेंज की, ये बराक 8 मिसाइल जो है हमारी तीसरी लेयर में काम करती है, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास देखिए ये है इंटरसेप्शन ऑफ बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं, ठीक है, BMD है, बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस है, ठीक है, ये हमारे सब तीसरी लेयर में काम करती हैं। ये देखिए फिर हमारे पास क्वारसम और आकाश रेंज है जो हमारी सेकंड रेंज में काम करती है, सेकंड लेवल पे काम करती है। और इसके बाद फिर फर्स्ट लेवल पे हमारे जो है वो पॉइंट एयर डिफेंस सिस्टम है, जहां पर हमारे जो ड्रोन्स हैं और साथ में हमारे जो है वो मैन पोर्टेबल जो एयर डिफेंस सिस्टम है वो यहाँ पर काम करते हैं। इस प्रकार की 4 लेयर की सुरक्षा व्यवस्था जो है वो दोस्तों यहाँ पर बनी हुई है। इंपॉर्टेंट है, इसीलिए यहां पर ऐसा हुआ कि भारत पर कोई भी हमला जो है वो सक्सेसफुल नहीं हो पाया और सभी हमले भारत ने जो है वो नाकाम कर दिए पाकिस्तान के, क्योंकि 4 लेयर से बच के निकलना किसी के बस की बात नहीं थी। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे और अगली न्यूज की ओर चलेंगे दोस्तों। नेक्स्ट न्यूज है चाइना और यूएस से संबंधित। अभी आपने देखा था कि यूएस के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जो कि अपने बड़बोलेपन के लिए बहुत फेमस हो चुके हैं, अभी भारत और पाकिस्तान में सीज फायर हुआ भी नहीं था, उन्होंने पहले से ही ट्विटर पे जाकर, यानी जो अभी एक्स बन गया है, वहां पर जाकर अपना धूम धड़ाका कर दिया कि भाई मैंने जो है वो सीज फायर कराया, मैंने जो है वो सीज फायर कराया, इस तरह की बातें वहां पर कर दी। लेकिन बाद में फिर इंडिया ने उनका नाम तक नहीं लिया। खैर, तो अभी डोनाल्ड ट्रंप ने ही राष्ट्रपति बनने के तुरंत बाद टैरिफ वॉर छेड़ दिया। उन्होंने जमकर टैरिफ लगाए हर देश पर, और टैरिफ क्यों लगाए, ये सोचकर कि भाई सारे देशों को अमेरिका ने अपने यहां व्यापार करने का खुला छूट दे रखा है, जिसकी वजह से बहुत सारे देश ऐसे हैं जो अमेरिका में खूब सारा माल बेच रहे हैं। उसकी वजह से अमेरिकन जो मनी है वो बाहर के देशों में जा रहा है, जिससे अमेरिका का जो ट्रेड डेफिसिट है वो लगातार बढ़ रहा है। और यही देश अमेरिकी प्रोडक्ट्स को अपने देशों में नहीं आने देते हैं, अमेरिका पर जबरदस्त टैरिफ लगाते हैं, और इसीलिए काउंटर टैरिफ के रूप में उन्होंने सभी देशों पर खूब सारे टैरिफ लगाए। डोनाल्ड ट्रंप को लगा था कि विश्व के तमाम देश इससे घबराएंगे और तुरंत ही अमेरिकन प्रोडक्ट्स पर से टैरिफ को हटा लिया जाएगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं और उल्टे अमेरिकन इकोनॉमी को ही नुकसान होने लगा। तो अभी कुछ दिन पहले चाइना पर जो 145% का टैरिफ लगाया था, उसको घटाकर अमेरिका ने बेस लाइन 10% पे ले आया है और 20% एडिशनल करके 30% पे लगा दिया है। यानी जो 145% का टैरिफ लगाया था चाइनीज प्रोडक्ट पर, वो घटाकर अभी कितना कर दिया, 30% पे कर दिया है। चाइना ने भी जो काउंटर टैरिफ लगाया था उसको भी घटाकर अभी 10% पे अप्लाई कर दिया है। यानी चाइना ने भी जो अमेरिकी प्रोडक्ट्स पर टैरिफ लगा था उसे घटा दिया है, और अमेरिका ने भी चाइना पर जो टैरिफ लगा था उसे घटा दिया है। उसी के बारे में न्यूज है ये कि आखिरकार ऐसा क्यों हुआ, क्यों टैरिफ लगाए थे, अब क्यों हटाए हैं, और इससे क्या आगे होने वाला है, उन सब चीजों की बात इस टॉपिक में दोस्तों करनी है। तो सबसे पहले कुछ बातें यहां पर वही लिखी हुई है जो मैंने अभी बताई आपको, कि अमेरिका ने जो चाइना था उस पर 145% का टैरिफ लगाया था। इसको आप इस तरीके समझो कि अगर चाइना से कोई भी वस्तु अमेरिका $100 में खरीद रहा था, यानी अमेरिका में कोई भी चाइनीज आइटम $100 का बिक रहा था, तो अब इस टैरिफ के बाद वो 245 रुपए का बिकेगा, $245 का बिकेगा। मतलब अभी कोई मान लीजिए $100 का बिक रहा है, तो टैरिफ के बाद वो अमेरिका में कितने का बिकने लगा, $245 का। जाहिर सी बात है कि उसके दाम जो है वो 1.5 गुने से भी ज्यादा हो गए, इसलिए वहां पर चाइनीज प्रोडक्ट का आना बंद हो गया, इंपोर्ट महंगा हो गया, तो वहां के व्यापारियों ने चाइनीज माल खरीदना बंद कर दिया। यही तो हुआ होगा, यही हुआ, चाइना का नुकसान भी हुआ। यहां पर अगर हम बात करेंगे तो केवल चाइना पर नहीं बल्कि अमेरिका ने ऐसा सभी देशों पर किया, सभी देशों पर, भारत पर भी ऐसा उन्होंने जो है टैरिफ बैरियर किया था। इसके काउंटर में चाइना ने भी बहुत सारे टैरिफ लगाए, तो उससे भड़ककर चाइना पर अलग से भी बहुत सारे नॉन टैरिफ बैरियर्स भी यहां पर जो है वो लगा दिए गए। हालांकि चाइना ने भी यूएस पर नॉन टैरिफ बैरियर लगाए। कुल मिला के दोनों ही देशों ने एक दूसरे पर खूब सारे टैरिफ लगा दिए और खूब सारे नॉन टैरिफ बैरियर्स भी लगा दिए, जिसकी वजह से दोनों ही देशों में एक दूसरे का माल इंपोर्ट करना महंगा हो गया। चाइना का माल अमेरिका में महंगा हो गया और अमेरिका का माल चाइना में महंगा हो गया। उससे दोनों ही देशों को प्रॉब्लम हो गई। क्या?
चाइना तो देखिए एक्सपोर्ट करता है, ठीक है, चाइना तो मेजरली क्या करता है, एक्सपोर्ट करता है। जब मेजरली एक्सपोर्ट करता है तो चाइना का एक्सपोर्ट जो था वो अमेरिका में कम हो गया, सीधी सी बात है, करीब करीब 21% जो एक्सपोर्ट था वो कम हुआ अमेरिका में। लेकिन अमेरिका में दो प्रॉब्लम हुई। पहला, अमेरिका में पहली प्रॉब्लम तो ये हुई कि चाइना से जो माल आ रहा था उसकी शॉर्टेज हो गई, वो सारे माल बहुत महंगे हो गए। सेकंड, जो अमेरिका ने टैरिफ लगाए थे उसकी वजह से जो माल आ रहा था वो अब बहुत महंगा आ रहा था, यानी उनकी महंगाई और बढ़ गई। और थर्ड थिंग, जब चाइना ने अमेरिका पर लगाए बहुत सारे टैरिफ तो अमेरिका का माल भी चाइना में महंगा हो गया और अमेरिका का एक्सपोर्ट भी चाइना को बहुत कम हो गया, जिसकी वजह से अमेरिका पर दोहरी मार पड़ी, चाइना पर एक मार पड़ी, अमेरिका पर दो मार पड़ी। अब कुछ सॉल्यूशन हुआ, कुछ चीजें देखी समझी, उनको समझने के बाद अभी अमेरिका ने यही किया है कि भाई बात की कि भाई 10% जो है हम टैरिफ लगाएंगे, 10% चाइना लगाए, 10% अमेरिका लगाए, बस इतने पे रखेंगे। लेकिन अमेरिका ने बोला है कि भाई हम 20% एक्स्ट्रा लगाएंगे। क्यों? उसकी वजह है, उसकी वजह है फेंटेनिल। फेंटेनिल एक प्रकार का दोस्तों ओपियोइड है, यानी आप समझे आसान भाषा में अफीम से बना हुआ दवा। वो दवा दर्द को कम करने के लिए और तमाम तरह के नशे के लिए प्रयोग की जाती रही है। और फेंटेनिल की अमेरिका में खूब स्मगलिंग होती थी। फेंटेनिल की वजह से अमेरिका में कई लोग मारे भी गए थे। तो अमेरिका ने यही कहा कि फेंटेनिल की स्मगलिंग हमारे यहाँ होती है और बहुत सारा जो फेंटेनिल है वो विदेशी देशों से बहुत सारा फेंटेनिल हमारे यहाँ लाके स्मगल किया जाता है, इसीलिए हम जो है वो 20% एक्स्ट्रा लगाएंगे और वो सब पे लागू रहेगा, आप पर भी रहेगा, सब पे रहेगा। तो 10% तो बेसिक रहा और 20% फेंटेनिल की वजह से रहा, यानी अमेरिका ने कुल चाइना पर अब 30% का टैरिफ यहां पर लगा दिया है। जो 145 था वो घटकर कितना रह गया है, 30%। हालांकि चाइना अमेरिकन प्रोडक्ट्स पर केवल 10% ही टैरिफ लगा रहा है। अभी की स्थिति ये है। अब एक सवाल निकल के आता है कि व्हाई वर टैरिफ प्लेस्ड इन द फर्स्ट प्लेस, क्यों टैरिफ लगाए गए थे पहले दौर में? तो मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया कि अमेरिका में बहुत सारा इंपोर्ट हो रहा था और उस इंपोर्ट की वजह से अमेरिका को ट्रेड डेफिसिट हो रहा था। अगर हम बात करें तो ये देखिए 1.2 ट्रिलियन ट्रेड डेफिसिट हुआ है अमेरिका को गुड्स पर यूएस में, या कब हुआ है, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से हुआ है। यानी पूरे वर्ल्ड की तुलना में अमेरिका को 1.2 ट्रिलियन डॉलर का ट्रेड डेफिसिट हुआ है। देखिए साफ साफ लिखा हुआ है। इसका मतलब यही है कि अमेरिका के लोगों ने 1.2 ट्रिलियन डॉलर का ट्रेड किया है, माल इंपोर्ट किया है ज्यादा, और अमेरिका इतना एक्सपोर्ट नहीं कर पाया। इतना ज्यादा डॉलर अमेरिका को बाहर के देशों को पे करना पड़ा है। अगर अमेरिका की बात करें तो अमेरिका में जो ट्रेड डेफिसिट है वो करीब करीब यहां पे देखिए 40% बढ़ गया है। ट्रेड डेफिसिट कब से? जब डोनाल्ड ट्रंप पहली बार राष्ट्रपति बने थे उसके बाद से लेकर आज तक 40% जो ट्रेड डेफिसिट है वो अमेरिका का बढ़ गया है। इस वजह से अमेरिका ने कहा कि भाई इस इंपोर्ट को तो रोकना पड़ेगा। अगर ऐसे ही इंपोर्ट होता रहा तो अमेरिका की इकोनॉमी तो बिल्कुल बेकार हो जाएगी, हमारा सारा जो फॉरेन रिजर्व है वो खत्म हो जाएगा, हम तो बर्बाद हो जाएंगे। इसीलिए हमें इस इंपोर्ट को रोकना पड़ेगा और इसी वजह से टैरिफ लगाए गए हैं ताकि सभी देशों के जो माल हैं वो अमेरिका में महंगे हो जाएं, उनका इंपोर्ट खत्म ना हो तो कम से कम तो हो ही जाए। इस वजह से ये सारा काम दोस्तों किया गया। फिर नेक्स्ट सवाल कि जब भाई ऐसा कर दिया था तो अब ये टैरिफ हटा क्यों दिए? तो दोस्तों हटा इसलिए दिए कि अमेरिका की इकोनॉमी में बहुत सारे इकोनॉमिस्ट ने यह अंदेशा लगाया कि इन टैरिफ की वजह से जो अमेरिका की इकोनॉमी है वो रिसेशन की तरफ जा सकती है। क्यों? क्योंकि जो टैरिफ लगाए गए थे वो अपने देश के जो प्रोड्यूसर्स हैं उनकी रक्षा तो करते हैं, भाई इंपोर्ट को रोकेंगे वो, लेकिन अपने देश के जो प्रोड्यूसर्स हैं उनको बढ़ावा देंगे। सीधी सी बात है, अगर कोई चीज बाहर से आ रही है उसको मैंने बैन कर दिया है या उसको महंगा कर दिया है तो देश में वो चीज बनाई जाएगी और देश के लोग उसको खरीदेंगे, सिंपल। यानी जो स्वदेशी चीजें हैं, देश में बनने वाली चीजें हैं, उनको तो मैंने प्रमोट किया, लेकिन साथ ही साथ मैंने जो है वो इंपोर्ट को महंगा भी कर दिया। अब जो बाहर से ही चीज आ रही है, जो हमारे देश में यहां पर बन ही नहीं सकती है, जो केवल बाहर से ही आएगी, वो तो महंगी ही आएगी। अब यानी क्या हुआ, इंपोर्ट जो है वो यूएस में वो बहुत महंगे हो गए। जितने भी इंपोर्ट थे वो कैसे हो गए, बहुत महंगे हो गए। इंपोर्ट महंगे हो गए, उसके साथ साथ यहां पर जो है वो रिसेशन का भी खतरा बढ़ गया। कैसे बताता हूं आपको। देखिए भाई, इंपोर्ट महंगे हो गए,
इंपोर्ट महंगे हो गए तो अमेरिका चाइना से और तमाम देशों से बहुत सारे माल मंगाता होगा। उन माल में से कुछ तो फाइनल गुड्स होते होंगे जो सीधे यूज करने वाले होते होंगे, और बाकी कुछ गुड्स ऐसे होते होंगे जो रॉ मटेरियल भी होते होंगे जो बाकी इंडस्ट्री में यूज होंगे। अब इंपोर्ट हो गया है महंगा, इंपोर्ट महंगा हो गया तो सारी चीजें महंगी बिकेंगी, महंगी बिकेंगी तो सीधी सी बात है, हम सभी को मालूम है, जैसे ही इन्फ्लेशन, जैसे ही रेट बढ़ता है वैसे डिमांड क्या होती है, कम हो जाती है, सिंपल। तो जैसे ही चीजें वहां पर महंगी होंगी उनकी डिमांड भी क्या होगी, कम होगी। डिमांड कम होगी तो इंडस्ट्री अपने आप नीचे आएगी, और इंडस्ट्री नीचे आएगी तो क्या होगा, इंप्लॉयमेंट भी नीचे जाएगा, यानी बहुत सारे लोगों की या तो नौकरियां जाएंगी और या फिर उनकी सैलरी कम हो जाएगा। अब इकोनॉमी में दोस्तों एक टर्म है स्टैगफ्लेशन, मुद्रा जनित मंदी, यानी एक ऐसी खतरनाक स्थिति, एक ऐसी वर्स्ट सिचुएशन जब मार्केट में इन्फ्लेशन भी बढ़ रहा हो और अनएम्प्लॉयमेंट भी बढ़ रहा हो। यानी एक तरफ तो महंगाई बढ़े, महंगाई बढ़े, महंगाई बढ़े, और दूसरी ओर बेरोजगारी भी बढ़े। इस कंडीशन को हम कहते हैं स्टैगफ्लेशन। यूपीएससी में, प्रीलिम्स में सीधे इस पर क्वेश्चन आया हुआ है। तो अमेरिका में आगे आने वाले दिनों में इसी कंडीशन की जो संभावना है वो कई सारे इकोनॉमिस्ट जता रहे थे, क्योंकि अमेरिका के टैरिफ जो लगे थे उसकी वजह से इंपोर्ट महंगा हुआ, उसके काउंटर में चाइना ने अमेरिका पर टैरिफ लगा दिए जिससे अमेरिका का एक्सपोर्ट जो था चाइना को वो भी कम हो गया, जिसकी वजह से वहां पर इंडस्ट्री जो है वो बहुत पीछे जाने को हो रही थी। इसी वजह से यहां पर जो है वो सब चीजें सही करी गई हैं और टैरिफ को वहां पर हटा दिया गया है। अब दोस्तों इस टैरिफ वॉर में अगर हम मोटे मोटे तौर पर देखें तो जीत और हार तो किसी की हुई नहीं है, लेकिन चाइना ने अपने आप को सही तरीके से मैनेज किया है। क्यों? अगर इसी बीच हम देखें तो ओवरऑल देखिए टैरिफ क्यों लगाया गया था, ताकि चाइना को नुकसान हो, चाइना का जो है एक्सपोर्ट खत्म हो। तो डेफिनेटली जो अमेरिका को एक्सपोर्ट करता था चाइना माल वो तो 21% कम हुआ, यानी चाइना ने अमेरिका को 21% माल कम बेचा, लेकिन ओवरऑल जो उसका एक्सपोर्ट था वो 8% इंक्रीज हुआ है। यानी जो माल वो चाइना अमेरिका को बेचता था वो किसी और देश को बेच दिया होगा, सिंपल सी बात है, ठीक है। तो ओवरऑल उसका 8% इंक्रीमेंट हुआ एक्सपोर्ट में। और साथ ही साथ अगर जीडीपी देखें तो इन दिनों में चाइना की जीडीपी भी यहां पर कितनी हुई है, यहां पर देखिए 5.4% की दर से बढ़ी है। यानी चाइनीज इकोनॉमी तो बढ़ी है और अमेरिकी इकोनॉमी डाउन हुई है। तो एक तरीके से देखा जाए तो चाइना ने अपने आप को बढ़िया तरीके से यहां पर जो है वो मैनेज किया है और अमेरिका उतना मैनेज अच्छा नहीं कर रहा है। खैर ये पूरी स्टोरी थी, आपको यहां से बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स मिली होंगी, आपके फायदे के लिए है वो, आप उनको ध्यान में करिएगा। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। ये टाइमलाइन मैंने दी है जहां जहां अमेरिका और चाइना ने क्या क्या किया है, डेट बाय डेट यहां पर दिया हुआ है, आप इसको पढ़ सकते हैं, हालांकि जरूरी नहीं है। नेक्स्ट एक और इंपॉर्टेंट न्यूज है, इंडिया में बहुत फेमस चल रही है और इस न्यूज की वजह से ही आईएमएफ की बहुत ज्यादा क्रिटिसिज्म जो है वो इंडिया में हो रहा है। क्या है ये? All about the IMF loan to Pak while latest tranche was passed। अभी IMF यानी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने अमेरिका को एक बहुत बड़ा लोन का एक किस्त जो है वो सैंक्शन कर दिया है। आपको बता दें कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड एक संस्था है जो पूरे विश्व में कई सारे देशों को सहायताएं प्रदान करती है, असिस्टेंस प्रदान करती है, फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रदान करती है, साथ में लोन भी प्रोवाइड करती है। किस कंडीशन में? अलग अलग कंडीशंस में। उन्हीं में से एक कंडीशन है EFF, बताऊंगा आगे। उस EFF कंडीशन के तहत ही पाकिस्तान को पिछले 35 सालों में 28 बार लोन दिया गया है। हालांकि उसमें से कितना वापस आया या कितना नहीं आया ये आईएमएफ को पता होगा, लेकिन उसी EFF व्यवस्था के माध्यम से पाकिस्तान को पिछले 35 वर्षों में 28 बार लोन दिया गया। और आपको जानकर खुशी होगी कि आईएमएफ से भारत ने केवल एक बार लोन लिया है। 1991 का जब क्राइसिस आया था तब भारत ने लोन लिया था, और उस लोन को भी भारत ने अगले 10 वर्षों में यानी सन 2000 तक पूरा चुका दिया था। और आज हम ये गर्व से कह सकते हैं कि आईएमएफ का एक नया पैसा हम पर कर्ज का नहीं है। लेकिन पाकिस्तान को पिछले 35 वर्षों में 28 बार लोन दिया है इसी EFF कैटेगरी के माध्यम से। और अभी जब इंडिया और पाकिस्तान में टेंशन थी, अभी भी है, जब ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था, भारत और पाकिस्तान में एक फुल स्केल वॉर की उम्मीद की जा रही थी, उसी बीच आईएमएफ ने पाकिस्तान को एक और किस्त जो है वो सैंक्शन कर दिया था। उस मीटिंग में भारत भी था।
भारत ने अब्स्टेन रहकर अपना विरोध जताया। भारत ने आईएमएफ को बोला कि भाई पाकिस्तान को लोन मत दीजिए, पाकिस्तान में दिया गया लोन जो है वो उसके ट्रैक रिकॉर्ड को देखते हुए आपका बर्बाद हो जाएगा, वो कभी भी अपने पैसे को सही कामों में नहीं लगाता है, इसलिए आप मत दीजिए उसको पैसा। बट आईएमएफ नहीं माना, लोन दिया। तो अभी यहां पर उसी की पूरी कहानी है कि आखिरकार कैसे वो लोन दिया गया है और क्यों वो दिया गया है, भारत ने उसके बारे में क्या कहा है। तो सुनते हैं पूरी बात इसके बारे में और देखते हैं। तो अगर बात करें जो किस्त दी गई है वो किस्त हाल फिलहाल की नहीं है, बल्कि पाकिस्तान ने आईएमएफ से लास्ट ईयर सितंबर में गुहार लगाई थी। जो सितंबर 2024 में आईएमएफ ने पाकिस्तान को $7 बिलियन का एक लोन सैंक्शन दिया था कि भाई इतना लोन आप ले लीजिए हमसे, कोई बात नहीं। $7 बिलियन के लोन में से जो एक किस्त है वो अभी आईएमएफ ने यहां पर दी है, जो कि $1 बिलियन की है, करीब करीब 8,500 करोड़ की है। ये जो लोन है ये आईएमएफ का एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी यानी ईएफएफ फैसिलिटी के अंतर्गत लोन प्रोवाइड कराया गया। इससे पहले भी इसी सीरीज में कुछ लोन दिया गया था। अब इसको मिलाकर जो कुल डिस्ट्रीब्यूशन है वो $2.1 बिलियन का अभी हो गया है, यानी पाकिस्तान को इस फैसिलिटी में जो 7 बिलियन था उसमें से $2.1 बिलियन जो है वो मिल गया है। अब एक और बात यहां पर जो है वो भारतीयों को चुभ रही है, वो ये कि ऐसे नाजुक दौर में जब भारत और पाकिस्तान के बीच में ऐसी टेंशन्स हैं, उस बीच में आईएमएफ ने एक और एक्स्ट्रा मदद देने का फैसला किया है। आईएमएफ ने कहा है कि हम पाकिस्तान को रेजिलियंस एंड सस्टेनेबिलिटी फैसिलिटी यानी आरएसएफ के तहत भी $1.4 बिलियन जो है वो दे रहे हैं। पाकिस्तान ने रिक्वेस्ट किया था इसके लिए और हमने उसे अप्रूव कर दिया है। यानी ऐसे दौर में जब टेंशन चल रही हैं, उस दौर में आईएमएफ ने 1 बिलियन दिया और 1.4 बिलियन दिया, यानी कुल मिला के लगभग $2.4 बिलियन यहां पर दे दिए हैं, जो कि करीब करीब 17-18 हजार करोड़ रुपए बन जाते हैं। इतने पैसे का पाकिस्तान क्या इस्तेमाल करेगा ये हम सब बेहतर तरीके से जानते हैं। जो पाकिस्तान आज तक करता आया है वही करेगा, लेकिन ये दिया। अब आखिरकार ये ईएफएफ है क्या? ये एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी क्या एक प्रकार का असिस्टेंट है, दया है, दान है जो पाकिस्तान को कभी वापस चुकाना नहीं पड़ेगा, या फिर ये एक तरह का लोन है? आइए एक बार देखते हैं। तो साफ साफ यहां पे लिखा हुआ है कि ईएफएफ जो है वो क्या है, प्रोवाइड्स फाइनेंशियल असिस्टेंस टू कंट्रीज फेसिंग सीरियस मीडियम टर्म बैलेंस ऑफ पेमेंट प्रॉब्लम्स। यानी ऐसी कंट्रीज जो मीडियम टर्म बैलेंस ऑफ पेमेंट प्रॉब्लम से जूझ रही हैं, ऐसी कंट्रीज को हम देते हैं ईएफएफ के तहत पैसा, ताकि वो क्या करें, इस स्ट्रक्चर को अपने मजबूत कर सकें और यहां पर आगे बढ़ने का काम कर सकें। दूसरी बात क्या लिखी है कि ये कोई ऐसा एड नहीं है, कोई सहायता नहीं है, ये केवल एक लोन ही है। साफ साफ लिखा है कि भाई डू नॉट हैव इनफ मनी टू पे देयर बिल्स टू रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, और ये क्या है, एक लोन है। यानी ऐसी कंट्रीज जो अपने बिल पे नहीं कर पा रही हैं, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड को अपने पेमेंट्स नहीं कर पा रही हैं, तो उनको हम ये पैसा दे रहे हैं ताकि वो पेमेंट्स कर पाए। और ये क्या है, एक तरह का लोन है जो उसे वापस करना ही पड़ेगा। हालांकि इस बार पाकिस्तान ने रिक्वेस्ट किया है कि उसका जो लोन लौटाने का टाइम है वो ज्यादा बड़ा कर दिया जाए, तो लंबे समय के लिए इसको लोन दिया गया है, ऐसा आईएमएफ ने बोला है। अब अगर यहां पर दोस्तों आईएमएफ की बात करें तो आईएमएफ केवल ईएफएफ के तहत लोन नहीं देता। आईएमएफ तो देखिए इतनी सारी चीजें हैं, देखिए इतनी सारी हैं। ये एक्सटेंडेड क्रेडिट फैसिलिटी है, फ्लेक्सिबल क्रेडिट लाइन है, ठीक है, ये देखिए प्रोजेक्शनरी एंड लिक्विडिटी लाइन है, रैपिड क्रेडिट फैसिलिटी है। इतने सारे तरीकों से आईएमएफ जो है लोन बांटता है। यहां पर 9 तरीके टोटल मिला के